हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका जस्ट सीए फाउंडेशन में। मैं हूं आपका दोस्त सीए आदर्श जोशी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं, पूरे तहे दिल से। भाई लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तहे दिल से थैंक यू, बिकॉज जो वंडरफुल रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है फर्स्ट वीडियो को, मैं पागल हो गया। दिल जीत लिया भाई लोग, दिल जीत लिया। मतलब थैंक्स। और यही यही सपोर्ट कि आगे भी आपसे मैं उम्मीद करता हूं। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ नए अपने दोस्तों को लेकर भी यहां पर आए हैं, और ऑफ कोर्स कुछ नए लोग आए ही होंगे। तो आज एक बार फटाक से फिर से मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, और फिर हम लोग आगे कंटेंट स्टार्ट करेंगे। तो सर, मेरा नाम है सीए आदर्श जोशी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैंने अपना बीकॉम ब्रियान मार्शल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेजेस इन पुणे। सर, उसके अलावा आई हैव आल्सो डन सी, ऑफ कोर्स मेरे नाम में लिखा है। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ओके, ऐसा आपको दिख रहा है इधर। बट आई एम अ प्रोफेसर बाय पैशन। मतलब इट इज माई पैशन टू टीच। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। जब मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हुआ करता था, तभी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया था, और उसके अंदर मैं अपने वीडियोस अपलोड करता था, वो भी सीए फाइनल के लिए। सो जस्ट इमेजिन, जो मैं खुद पढ़ता हूं, मैं उसके लिए अपलोड करता था। तो वहीं से मतलब, और मैं आई यूज टू गो टू लाइब्रेरीज, और जहां कहीं भी मैं पढ़ता था, हमेशा कोई ना कोई फ्रेंड या कोई कलीग या कोई फ्रेंड के फ्रेंड आकर मुझसे लॉ पढ़ के ही जाते थे। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि यार नहीं, आई कैन बिकम अ टीचर एज वेल, दैट टू अ गुड वन। और लॉ का और मेरा साथ तो ऐसा है कि भाई पहले से आई एम क्रेजी फॉर लॉ, एंड लॉ इज क्रेजी फॉर मी एज वेल। तो इसीलिए मैं लॉ ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग यहां पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये अन एकेडमिकल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट में इतने अमेजिंग चीजें इस ऐप के अंदर आपके लिए अवेलेबल है कि आप यू विल रिग्रेट नॉट डाउनलोडिंग दिस। तो प्लीज डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस अन अकेडमी लर्निंग ऐप। और अगर आप ये डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप लोग इसके अंदर ब्राउज कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं। और अभी आप अगर सीए इंटर या सीए फाउंडेशन की वीडियोस देख रहे हो, तो आप वहां पर सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारी एडिशनल चीजें भी मिलती है, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। जैसे आपको दिख रहा है 30+ आवर्स के तो लाइव सेशंस होते हैं एवरी डे। कैन यू इमेजिन? इसके अलावा सर, इंग्लिश हिंदी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। और 14+ टॉप एडुकेटर्स आपके लिए बैठे हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो। और हर मंथ एक नया कोर्स भी अप्लीकेबल इसमें अवेलेबल होता है। तो सर, अभी आप बोलोगे सर ये मतलब ये तो एक्सपेंसिव होगा। सर, एक्सपेंसिव मतलब आपके सामने देखो, ये पूरा का पूरा रेट चार्ट मैंने लाके रख दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर, रेट चार्ट क्या बोलता है? अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 17,500 रुपए में पड़ता है। दिख रहा है आपको? 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 17,500 रुपए में पड़ता है। और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको पड़ जाता है 21,000 में। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अमेजिंग डील है 21,000 में। और इसमें और आपको मोटिवेट करने आपका दोस्त और आपका होस्ट सीए आदर्श जोशी भी यहां पर अवेलेबल है। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करके ये ऐप में आप अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो उस सिनेरियो में आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाता है। और उसके लिए मतलब 21,000 के बजाय आप लोग यू एंड अप पेइंग ओनली 18,900। तो दोस्तों, ये रेफरल कोड कृपया करके यूज करें ताकि आप लोग भी 10% इसमें डिस्काउंट पा सके। चलिए, अब हम शुरू करते हैं द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन मेरा मेथोडोलॉजी पढ़ाने का थोड़ा डिफरेंट है। आई बिलीव कि अ गुड रिवीजन शुड ऑलवेज बी डन फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू कंसेप्ट। तो उसी चीज को, उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एक बार मैं फास्ट में आपको बता दूं, सर हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अभी हम लोग ये जो पेपर नंबर 2 है, जो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए बात करता है बिजनेस लॉ की, सेक्शन बी बात करता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की। सेक्शन ए जो है बिजनेस लॉ जो है, वो 60 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है, और सेक्शन बी जो है 40 मार्क्स के लिए आता है। सेक्शन बी को अभी साइड रख दो, जब हम वहां पढ़ने जाएंगे हम वहां पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सेक्शन ए के लिए थोड़ा और बातें कर लेते हैं। सर, सेक्शन ए में कुछ टोटल 5 आपके सामने देखो एक्ट्स दिख रहे हैं। ये जो 5 एक्ट्स है, आपको ये सारे 5 एक्ट्स पढ़ने हैं, तब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। और ये सर वेटेज क्या लिखा है मैंने आपको बताया, ये है नंबर ऑफ मार्क्स जो उस चैप्टर्स के पूछे जाएंगे। तो ये जो वेटेजेस आप देख रहे हो, ये आउट ऑफ 60 मार्क्स रहेंगे। तो अगर आपको ये हमने देखा था ना 25 30, हमने यहाँ पे देखा था एवरेज 30% का तो हर एग्जाम में पूछते हैं। और अगर आपको इसका
मार्क्स निकालना है तो 60 का 30% निकालिए, मतलब ये जो चैप्टर है 18 मार्क के लिए आ सकता है। और इस प्रकार हमने सबका परसेंटेज भी निकाला था, अगर आपको याद है तो हमने यहाँ 22.5% निकाला था, इसका भी सेम परसेंट था, ये सबसे कम परसेंट वाला है, और ये 17.5। बहुत अमेजिंग चैप्टर द कंपनीज एक्ट, जो आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी कि हर जगह यूज होगा। सीए इंटर फाइनल या मतलब सीए फाउंडेशन ऑफकोर्स आप पढ़ रहे हो, इंटर फाइनल में भी है, और सीए बनने के बाद भी आपको ये काम आने वाला है। और हमने इसके हिसाब से रैंकिंग भी दी थी, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 एंड दिस इज रैंक नंबर 4। सर ये रैंक इसलिए दिए थे बिकॉज इसी रैंक में आप लोगों को ये पढ़ना और रिवाइज करना है, और हमेशा ज्यादा मार्क्स की चीजों को हमको ज्यादा रिवाइज करना है। तो सिंपल है ना भाई, जिसकी जितनी वैल्यू है हम उसको उतना इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, फिर हमने ये भी देखा था सर कुछ अलग ही टाइप के स्किल्स आपसे एक्सपेक्टेड है। जैसे अगर हम अभी बिजनेस लॉ की सिर्फ बात करें तो आपसे 50 to 65% नॉलेज या कॉम्प्रिहेंशन एक्सपेक्टेड है कि आप कितनी चीजें याद रख सकते हो, और 35 to 50% आपसे वेरी गुड एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है कि जो आपने पढ़ा है कि आप उसको रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा। और हमने देखा यहाँ पर भी आप एवरेज निकाल सकते हो, या आप लोग यहाँ पे क्रॉस कनेक्ट भी कर सकते हो 50 to 50 या 35 to 65। ओके, फिर हमने देखा था सर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ी थी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला था, इट्स अ मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने देखा था कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऐसी अमेजिंग चीज है कि आप प्रूव कर सकते हो आपके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, और हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और हमको ये डेफिनेशन पढ़ते ही समझ में आ गया था कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट समझना है ना तो दो कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। बोलो कौन से मेरे साथ बोलो। कंसेप्ट नंबर 1 एग्रीमेंट, कंसेप्ट नंबर 2 क्या, अरे एनफोर्सेबिलिटी। तो दोस्तों जब मैं बोलूं बोलना है तो आपको बोलना है। क्यों सर, आप घर पे बैठे, हम मतलब आप उधर बैठे हम इधर, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ, आपको थोड़ी ना समझेगा हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे जादू आता है, मजाक कर रहा हूं, मुझे जादू नहीं आता, लेकिन मुझे आप पे बहुत भरोसा है कि आप लोग मुझको फॉलो करोगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूं बोलो, तो ये आपकी भलाई के लिए, तो बस बिंदास बेशरम होके बिना सोचे, एक्सेप्ट अगर आप कहीं लाइब्रेरी में हो, तो बाकी जगह तो आप बिना सोचे मत जोर से बोलने का, एकदम जो भी पढ़ रहे हो ना एकदम फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ने का। ठीक है, तो चलो एग्रीमेंट को देख लेते हैं। सर एग्रीमेंट ना बड़ा चिल्लर सा चीज है। सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर एग्रीमेंट डिफाइन किया गया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्म्स व्हाट, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर सबसे अमेजिंग चीज यहां पे है ना कि कोई भी आदमी अगर कभी प्रॉमिस करता है और उसी का रेसिप्रोकल प्रॉमिस दूसरा आदमी करता है, इन दोनों के प्रॉमिस एक में को मिलते हैं और एक में के लिए कंसिडरेशन का काम करते हैं, तब इन दोनों आदमियों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, ये हम समझ सकते हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा पहले कल का लेक्चर देख लो, तो यहां आज समझ में आने लगेगा। और डायरेक्टली कैसा ना, डायरेक्टली फाइनल तो एग्जाम नहीं दे सकते, तो अगर कल का आपने देखा फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक और बता देता हूं भाई। प्रॉमिस इज व्हाट, आई प्रॉमिस टू पे मनी, यू प्रॉमिस टू सेल कार। ये दोनों के प्रॉमिस है रेसिप्रोकल। अगर एक में के सामने आप मिक्स करा लो कि आई एम रेडी टू मेक पेमेंट ऑफ मनी इफ यू आर रेडी टू सेल मी योर कार, हो गया एग्रीमेंट। मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, आप अपनी कार बेचना चाहते हो, मैं पैसे दूंगा, आप कार दोगे, और हो गया सेटल। अब ये हो गया एग्रीमेंट। अच्छा अब एक मिनट, एक और चीज सर, ये मतलब एक्चुअली जो प्रॉमिस है ना, ये इसके बारे में आप थोड़ा बात बताइए। सर प्रॉमिस बनने से पहले कुछ एक चीज होती है जिसका नाम है ऑफर, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपको आपकी कार बेचनी है, आप मेरे पास आके बोलेंगे यार देख मुझे अपनी कार बेचनी है, 5 लाख में बेचनी है, तुझे खरीदनी है क्या? आपने क्या किया अभी, आपने मुझे प्योरली एक ऑफर दिया है कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, आपको खरीदना है तो खरीद लो। अब मैं वो ऑफर के बारे में सोच रहा हूँ, यार कार तो आपकी अच्छी है, पैसा भी मेरे पास है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, मतलब मैंने क्या दिया, अपना एसेंट दिया। हमने आपको कल ये बताया था एसेंट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था। एसेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, हाँ हाँ बोलना बस इतना ही, एसेंट मतलब हाँ बोलना। तो सर अगर प्रपोजल के बारे में बात करें तो एक बंदा दूसरे बंदे को प्रपोजल देता है, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब जाके ये दो प्रोमिसेस मिलके एक में के लिए एग्रीमेंट बन जाता है। तो ऑफर और अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, promise and every set of promises which forms consideration for each other becomes agreement, and agreement which is enforceable by law becomes contract। और अब आप लोग को ये पूरी खिचड़ी समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था एग्रीमेंट इज व्हाट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और उसके बाद देखा था एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी मतलब आप लीगली इसको लेकर जा सकते हो, और एवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही वही होता है सर, जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है या जो एग्रीमेंट है उसके साथ अगर आप लीगल एनफोर्सिबिलिटी लगा लो तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे, आज हम उतना डिटेल इसमें
नहीं जाएंगे, हमने ये एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। आज सर फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे ये भी तो बताओ। आप इतना जो बाहर का बता रहे हो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये भी बता दो। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया, कुछ एकदम नया। क्या पढ़ेंगे? कुछ नया। ये सब तो मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग कल ही की एक छोटी सी चीज जो हमारी रह गई थी आज वहां कंप्लीट कर लेंगे। सर सबसे पहले तो एक बात, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, और आपको अब समझ में आ गया। मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज देखो आपको यहां क्या दिख रही है सर, ऑफकोर्स मीनिंग। तो सर क्या आपको पता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है? यस सर पता है। क्या आपको पता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट छुपा है? कैसा लगा? शॉक लगा? नहीं नहीं, शॉक नहीं लगा, आप होशियार हो, आप समझ गए हो। आप समझ गए हो कि हर एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सर जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे। सर ने सिर्फ इतना कहा कि भाई हर कॉन्ट्रैक्ट, जो आप हर कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो उस हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एग्रीमेंट छुपा है। लेकिन सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बिकॉज हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता सर। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि बेटा कल अगर ये बारिश वारिश हो गई ज्यादा तो मैं एक काम करूंगा, मैं तेरे को मेरे तरफ से एक रेनकोट दिला दूंगा। आपने बोला हाँ क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे, थैंक यू, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ओके तो ये भी एग्रीमेंट हो गया, अगर बारिश हुई तो मैं आपको दिलाऊंगा। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है? क्या कल को आप कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो अरे वो सर ने बोला था रेनकोट दिलाएंगे, आज तक रेनकोट नहीं दिलाया, इतनी बार बारिश होगी? नहीं ना। तो बट इट वाज एन एग्रीमेंट बट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एग्रीमेंट अलग है और कॉन्ट्रैक्ट अलग है। कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? इट्स एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड एग्रीमेंट इज व्हाट? एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस व्हिच फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो यही दो चीज यहां पर लिखी है, देखो क्या बोला है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज व्हाट? इज एन एग्रीमेंट। तो यहां पर बोला है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कर लिया मतलब एग्रीमेंट बन गया। एकदम अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन कर दिया उसने। फिर इधर वो बोलता है कि सर एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहां पे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। ठीक, आपका ऐसा बोलना है सर एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की नैरोअर टर्म है। यस, एग्रीमेंट में इतना कुछ आता है जो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी है। फॉर एग्जांपल ऐसी जो हमने अभी रिसेंट एग्जांपल अभी देखा ना, ये रेनकोट वाला, ये एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऑफकोर्स एग्रीमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू नैरो कंसेप्ट विच इज कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने एक और लीगल ऑब्लिगेशन देखा, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। भाई रेनकोट दिलाना है दिलाना है, नहीं दिलाना नहीं दिलाना, क्या गला मार डालेगा क्या भाई? नहीं मारेगा नहीं ना, बस छोड़ देना फिर। तो एग्रीमेंट में कभी कभी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएंगे, हो सकता है। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्यों सर? क्योंकि एग्रीमेंट के साथ लीगल एनफोर्सेबिलिटी लिखा है। ओके ठीक है। और इसके साथ हमने देखा था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, मजाक कर रहा, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यानी सर जितने भी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं वो सब जो बने हैं वो एग्रीमेंट से ही आगे आके बने हुए हैं। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स दुनिया में बने हैं, जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट बड़ा होकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ रहे हो? ओके, तो आज हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अभी तक तो सिर्फ टाइम पास दिखा रहे तुम लोगों ने, अभी तक तो तुम लोग चैट कर रहे होंगे मेरे से। आज अपन देखेंगे कुछ धांसू सा नया। आज हमको देखना है व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं सर इस कंसेप्ट पे जिसका नाम है वैलिड। सर व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड? अगर आपने जिंदगी में कभी भी कोई कूपन कोड जीता है तो सबसे पहले आप उसमें देखते हो कि भाई इसकी वैलिडिटी क्या है। समझ रहे हो? वैलिडिटी मतलब ये कब तक सही है, कब तक चलेगा, कब तक अलाउड है। और जैसे ही वो डेट चली गई वो क्या हो जाता है? इनवैलिड। तो सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ एक लिमिटेड चीजें, नंबर ऑफ चीजें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर है तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इनमें से कुछ चीजें मिसिंग है तो मैं बोलूंगा भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज ऊपर एक और वर्ड लिखा है जिसको आपने इज्जत नहीं दी, इसेंशियल। सर इसेंशियल मतलब उसके बिना हाय जिया नहीं जाए। बिकॉज अगर ये नहीं रहेंगे तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है बट वैलिड नहीं होगा, मतलब आप उसको लीगली एनफोर्स नहीं कर पाओगे। सिंपल है भाई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं कोर्ट में जाके लड़ लूं,
इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट को लेके विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मैं उसको कोर्ट में जाके मैं किधर जाके लड़ेगा भाई, समझ रहे हो? तो सर इसका मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए हम चेक करें कि ये सारी चीजें अवेलेबल है? यस, मैं यही चाहता हूं, और मैं अकेला नहीं चाहता हूं। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक बार बोलो कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताओ कैसे लिखेंगे? द टी कैपिटल, इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा भूलने का नहीं, कॉमा भूलने का नहीं, और उसके बाद 1872। ओके, तो सर अभी सेक्शन 10 ना आपको कुछ 6 चीजें बोलता है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, बोलता है। अभी इसमें इस पे भरोसा नहीं है, इस पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड देख लो। ये टेक्स्ट है भाई साहब, ये टेक्स्ट है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है ना, ये बेयर एक्ट में ऐसा कैसा लिखा है। सेक्शन 10 क्या बोलता है? ऑल एग्रीमेंट्स, हर एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सर आपने तो बोला कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अरे बेटा पूरा पढ़ना, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? पूरा पढ़। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय अ फ्री कंसेंट। सर फ्री व्हाट? फ्री कंसेंट। सब देखेंगे बेटा, सब देखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे जिंदगी में, एक वर्ड नहीं छोड़ेंगे अपन इस पूरे सिलेबस का। तो क्या है? इट देयर इज अ फ्री कंसेंट। ओके, एक वर्ड मुझे मिला यहां पे, फ्री कंसेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे एक वर्ड। ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड सर, मुझे एक और वर्ड मिला है, सेकंड, क्या? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर इसका मतलब समझाओ तो सर, आप तो पढ़े जा रहे, कुछ मतलब समझाओ। सब्र, शांति रख रही, सब होएगा। और फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, ओ माय गॉड देयर इज अ थर्ड पॉइंट एज वेल, एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या है? विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, बराबर ना? एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। क्या है बोले? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो और सबसे पहला पॉइंट यहां पर उसने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, एक्चुअली 1 होना चाहिए था, वो है कि ऑल एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहला क्या जरूरी है कि भाई एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या ओनली ऑफर को आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो? नहीं, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड टू बिकम एन एग्रीमेंट। आएगा ध्यान में? तो सर इसका मतलब एग्रीमेंट चाहिए, हाँ मैं बोल रहा हूं चाहिए। सर फ्री कंसेंट भी चाहिए, यस। और क्या चाहिए सर? सर कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर वॉइड। ये सारी चीजें चाहिए। ये कौन बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है। तो सर आपने जो पहला वाला स्लाइड दिखाया था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने अपने मन से नहीं लिखे ये पॉइंट्स, ये आपने कहां से लाए सर? जो कि आप बोल रहे हो आपने सेक्शन 10 से ये पॉइंट्स लेकर आए। क्या सर हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे? यस, व्हाई नॉट? सर क्या हमने कुछ इसमें से पढ़ लिया है ऑलरेडी? बताओ, आपने इसमें से कुछ पढ़ा है? पढ़ा है? मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, दोस्तों के दोस्तों, भाइयों के बहनों, और बहनों की भाइयों, आप लोगों ने एग्रीमेंट पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि कैसे ऑफर आता है, ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, और उसके बाद वो एग्रीमेंट बनता है। लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं, और एकदम डिटेल में जो चीजें पढ़नी है, वो अभी बाकी है, और हम पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। आज हम सब पढ़ेंगे। आज मतलब दिन चला जाए, रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज सब पढ़ेंगे। और सर ये तो आपने एक साइड बताया, ये तो आपने एक साइड बताया, देयर इज अनदर साइड टू इट। उसका क्या? सर जो दूसरी साइड में दिख रही है ना आपको, वो भी इसेंशियल है। जो दूसरी साइड दिख रही है वो भी इसेंशियल है, लेकिन केवल इतना सा अंतर है कि इसको कोई सेक्शन नहीं बोल रहा है, कोई सेक्शन नहीं बोल रहा है, लेकिन एक्ट बोल रहा है। एक्ट बोल रहा है कि भाई साहब ये जरूरी है, भले हमने सेक्शन में ना लिखा हो, लेकिन ये स्टिल जरूरी है। नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल। कौन सी है? कि भाई दो पार्टीज होने चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, सर्टनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। और सर ये जो 6th आपने डैश मारा है बेटा, कुछ नहीं है माफ कर दो ओके। तो सिंस अभी सेक्शन 10 में तो बता दिया एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंस, लॉफुल, ये सब, ये हम पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना 11 पॉइंट्स, ये पूरे 11 पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल, एकदम डिटेल में। सबसे पहले हमने देखा कि सेक्शन 8 में जो 6 पॉइंट्स थे ना, वो मतलब क्या है, ये कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें लगती है। सर कौन सी इसके अलावा चीजें लगती है? जो आपने सर सेकेंड लाइन में यहां पे बताई है।
यहाँ पे अपने सेकंड लाइन में जो बताया ना उस तरफ, ये सेक्शन 10 में नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है टू मेक एन एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले एक काम करता है, पहले ये 5 देख लेता है जो अलग है, उसके बाद हम जाके सेक्शन 10 वाले पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, मन कर रहा है ऐसा कुछ करने का? कर ले। पहले क्या करता है, जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं आता है वो 5 पॉइंट पढ़ लेता है, और उसके बाद हम कूदेंगे। कैसे कूदेंगे? सेक्शन 10 के ऊपर। तो वही करते हैं, चलो। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था उसमें? सर 2 पार्टीज होने चाहिए। सर 2 पार्टीज यानी अगर एक मतलब पार्टी बोले तो कैसी, मतलब कौन सी पार्टी? आप क्या बोल रहे हैं? मतलब मेरे को जो पार्टी समझते हैं, मतलब अभी आपने हमको खाना पीना खिलाने के लिए बाहर ले जाने का, डीजे वीजे लगाने का, नाचने का। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, अभी आप छोटे मासूम से नाजुक से बच्चे हो, इसलिए मैं आपको आखिरी बार और पहली बार बता रहा हूं, हम लॉ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जब ये पार्टी का जिक्र होगा, तो हम इतने ईमानदार बच्चे हैं कि हम वो वाली पार्टीज नहीं सोचेंगे। हम एग्रीमेंट के अंदर आने वाली पार्टी सोचेंगे, पार्टी ए, पार्टी बी, राम श्याम, ये बातें। आओ आओ बेटा आओ, वो वाली पार्टी नहीं। अपनी अपनी आत्माओं को अपने शरीर में आने दो, नहीं तो ये सब चला जाएगा। ठीक है, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, मतलब कि भाई एक पार्टी कुछ बेचना चाहती है और दूसरी पार्टी कुछ खरीदना चाहती है, तब जाके तो सर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो पाएगा। समझ रहे हो? बहुत बहुत लॉजिकल। अब आप बोलो सर कितना सिंपल चीज मत पढ़ाओ। सर मेरा ऐसा दिमाग घूमता है। बेटा सिंपल चीजें ना गेम कर जाती है, सिंपल चीजें गेम कर जाती है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान दो। ये क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो तो फिर डिटर्मिनेशन हो गया ना। जैसे कि आप हर 31st ऑफ दिसंबर, या तो आप समझ लो 1st ऑफ जनवरी, 31st दिसंबर की रात में आप लोग एक रिजोल्यूशन पास करते हो, कल से मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। ये बच्चे बोलते हैं भाई, मतलब ठीक है कल से मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। कुछ लड़कियां एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम पढ़ाकू बोलती है, कल से मैं हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ूंगी, मतलब बुक। और सर होता क्या है ना कि एक हफ्ता कुछ हो पाता है, 2 हफ्ता हो पाता है, उसके बाद से सब लोग अपना रिजोल्यूशन भूल जाता है। इधर नहीं, इसलिए वैसा नहीं चाहिए हमको। इधर हमको वैसा नहीं चाहिए। इधर हमको क्या चाहिए? 2 पार्टीज चाहिए। 2 पार्टीज यानी एक पार्टी और दूसरी पार्टी, ऐसे 2 अलग अलग पार्टी चाहिए, ताकि क्या हो ना कि अगर एक पार्टी डगमगा रही है तो दूसरी पार्टी उसको कॉन्ट्रैक्ट याद दिला के क्या बोले, बेटा ना 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 ना, साइन किया था, अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये कैसे वर्क करता है? समझो एक मिस्टर राम है, और मिस्टर राम को अपनी कार सेल करनी है, और मिस्टर श्याम है, हमको आपकी कार लेनी है। ठीक है, अभी आप देखो, मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल में धीरे धीरे डिफिकल्ट करूंगा। आज आपको यहां पे समझ में आएंगे कैसे एग्जाम्पल डिफिकल्ट करता हूं मैं। तो राम को अपनी कार बेचनी है, शाम को बाय करनी है। क्या ये राम और श्याम 2 अलग पार्टी है? ये पार्टी नंबर 1, ये पार्टी नंबर 2। तो क्या अब ये एक जो इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना था, क्या वो हो पा रहा है? दैट देयर शुड बी 2 पार्टीज। यस, Ram will give his car to Sham and Sham will give cash to Ram, and then the contract will end. मतलब बराबर से हो जाएगा, सब, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। क्या? कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेचुरल पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए। सर नेचुरल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन चलेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप समझ लो। पहले आप समझो व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन। आप और मैं, इंसान, हम सब जो जीवित है, हम लोग नेचुरल पर्सन है। ठीक है ना? हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग साइन कर सकते हैं, हम लोग एक नॉर्मल लिविंग बींग्स। ठीक है, हम ऑल ह्यूमंस आर नेचुरल पर्सन। और सर आपने कुछ जिक्र किया था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। हमारे यहां पर कंपनीज एक्ट और ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है, और उसमें ना एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है। उसमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पर्सन के डेफिनेशन में डाल दिया गया है। ध्यान से, कुछ नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, यहां पे लिखा है कंपनी। क्या आपको कंपनी नजर आती है? सर नजर आती है ना सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सब है सब है। तो क्या आप कंपनी के कंधे पे हाथ रख के रास्ते पे घूम सकते हो? अरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक कंपनी, मेरे पड़ोस में एक कंपनी रहता है। क्या आप ऐसी बातें करते हो? तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि वो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन सर अगर आपने ऐसा बोल दिया कि ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगी, कंपनीज एग्रीमेंट ही नहीं कर पाएगी। तो सर कंपनी लेन देन, परचेज, सेल, ये सब ट्रांजैक्शंस, अमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, ये कैसे करेगी सर?
कैसे कंपनी कैसे अपनी प्रॉपर्टी खरीदेगी, कैसे प्रॉपर्टी बेचेगी, कैसे प्रोडक्शन करेगी, कैसे सेल करेगी? कोई भी इंसान कंपनी क्यों बनाएगा सर, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन ही ना कर पाए तो इसीलिए ये चीज हमको भी समझती है। इसीलिए हमने क्या बोला, नेचुरल पर्सन के अलावा कुछ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिनको हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का एक दर्जा दे रखा है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि भाई ये एक नई अलग अपने आप में एक खुद एक हस्ती है, एक एंटिटी है, भले हमको नजर नहीं आ रही बट है। इसीलिए जो कंपनीज होती है, यूनिवर्सिटीज होती है, ये लोग भी एग्रीमेंट में एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये लोग भी उसको बाइंडिंग करा सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल पर्सन के अलावा आर्टिफिशियल लीगल पर्संस भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं। तो ये अमेजिंग चीज थी, आप यहाँ पे लिख के रखो या तो आपके बुक्स में या तो यहाँ पर, कि भाई साहब नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल लीगल पर्संस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ओके, और मेन इसका उद्देश्य ही है ना, जो नेचुरल पर्सन के पीछे, कि भाई वो पहचान में आना चाहिए कि पार्टी ए कौन है, पार्टी बी कौन, एकदम क्लियर। क्योंकि हमको क्या है ना, कि अगर सपोज अभी जैसे राम और श्याम का केस था, क्लियर दोनों इंसान है, राम और श्याम दोनों अलग अलग दिखते हैं, दोनों का एकदम क्लियर समझ में आया है। तो दोनों में से जो भी अभी पलट रहा होगा, जो भी गलत कर रहा होगा, हम आप उसको आइडेंटिफाई करके सजा दे सकते हो, या उसको एनफोर्स कर सकते हो, बेटा नहीं तूने एग्रीमेंट किया था ना, अब तो तेरे को ये फुलफिल करना ही पड़ेगा। आप उसको कैसे ढूंढ के पकड़ के एनफोर्स कर सकते हो, बिकॉज ही इज असर्टेनेबल। क्लियरली शाम बोला तो आपको दिख के आता है। तो इसीलिए हर नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो और ऊपर से उसको क्या चाहिए, दो पार्टीज चाहिए। यानी एक आदमी अगर खुद से कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं मैं, भले ही फिर मैंने लीगली लिख के साइन करके किया, तो भी इट विल नॉट बी टर्म एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने उस पर साइन किया है, और स्टैम्प पेपर पे कर लो, जिस पे करना है कर लो, जो करना है कर लो, it will still be not termed as a contract, because the basic element that was required for any contract was two parties, which is absent। ठीक है, तो दो पार्टी चाहिए। एक अमेजिंग सा एग्जाम्पल आपके सामने में रखना चाहता हूं। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब एग्जाम्पल्स की क्वालिटी सुधरेगी तो अब आप लोग के ध्यान की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। ये ना छोड़ना पकड़ना आना जाना कुछ मत करो, एकदम शांति ऐसे अपनी आत्माओं को लाओ अंदर। ठीक है, और अब एक अमेजिंग और बहुत दिमाग वाला इंसिडेंट सुनो। ठीक है, अमर और प्रेम, अमर प्रेम है ना। अमर और प्रेम ये दो भाई थे। भाई यानी चल दोस्त पकड़ लो, भाई से ज्यादा ना अपन लोग को दोस्त में मजा आता है। इन दोनों के पास एक बहुत अमेजिंग सा आइडिया था, एक आइडिया था, और उस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म डाला। क्या डाला, एक पार्टनरशिप फर्म। सर ये पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, हम सब पढ़ेंगे इसका, क्योंकि हमको ऑल टुगेदर पूरा एक एक्ट ही पढ़ना है। देखो भूलने का नहीं, क्या क्या पढ़ना है अपने को। हाँ सर, वो लिमिटेड लाइबिलिटी भी है और नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट भी है, हाँ बराबर। तो पार्टनरशिप फर्म एक बेसिक समझ लो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो एक एंटिटी बनाते हैं। जैसे कंपनी बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए क्या हम करो, पार्टनरशिप फर्म बना लो कि भाई तू और मैं इक्वल डिसाइड कर लेंगे, तू कितना पैसा डालेगा, मैं कितना पैसा डालूंगा, तू क्या काम करेगा, मैं क्या काम करूंगा, तू कितना कमाएगा, मैं कितना कमाऊंगा, जो भी पैसा आएगा तेरे को कितना मिलेगा, मेरे को कितना मिलेगा। ये सारी चीजें डिस्कस करके आप दो दोस्त मिलके, अच्छे दोस्त मिलके, अमर प्रेम ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और अपने आइडिया को सेल करना स्टार्ट कर दिया। फिर सर दुनिया में ऐसा कुछ घड़ा, ऐसा कुछ हुआ कि अमर और प्रेम का ये जो बिजनेस था ये चल नहीं पाया उतना। तो अभी इनको क्या लगता है कि आइडिया तो अच्छा था, उसका एग्जीक्यूशन बराबर नहीं, या जो भी हो सकता है, आइडिया ही भाई सड़ू आइडिया था। मतलब हमको जब बना था ना तो इतना कॉन्फिडेंस था कि साला हम आग लगा देंगे इस आइडिया में, मतलब आइडिया को नहीं, इस आइडिया से दुनिया में आग लगा देंगे। लेकिन वो आइडिया में घासलेट कम हो गया और आग नहीं लगा पाया। तो अब ये पार्टनरशिप फर्म को हमको करना पड़ा डिसोल्यूशन। सर डिसॉल्व करना पड़ा, सर डिसॉल्व करना यानी अब ये पार्टनरशिप फर्म हमको बंद करनी पड़ी। क्योंकि सर जो बिजनेस करने वाले थे उसमें तो डूब रहे थे हम, तो हमारे लॉस ही लॉस हुए जा रहे। तो हमने सोचा भाई साहब हार मान लेते दुनिया से और ना ये बिजनेस बंद करते, हम कुछ और बिजनेस करेंगे। तो इन लोगों ने डिसोल्यूशन चालू किया। अब हुआ क्या था ना, जब ये बिजनेस चालू किया था तो अमर और प्रेम ने दोनों ने 1-1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे। अमर ने और प्रेम ने दोनों ने 1-1 लाख इसमें इन्वेस्ट किए थे। मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास 2 लाख रुपए थे, उस 2 लाख रुपए से पार्टनरशिप फर्म ने 1.5 लाख का तो 1.5 लाख का
असेट खरीदा था और जिस असेट से वो काम कर रहे थे, और 50,000 उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे जो कि उड़ गए और वो भी लॉस हो चुका है। लेकिन अभी भी वो जो असेट है ना, या जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी असेट्स है, वो 1.5 करोड़ की असेट, 1.5 लाख की, सॉरी 1.5 लाख की असेट अभी भी कंपनी में बची है पार्टनरशिप फर्म में। तो अब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म एंड हो रहा है, तो सर ये 1.5 लाख की असेट का क्या करेंगे? आप बताओ, आप लॉजिकल हो, आप बताओ अमर प्रेम की जगह आप होते, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये 1.5 लाख के असेट, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अमर और प्रेम का डिसाइड हुआ था कि ये दोनों 50-50% पार्टनर रहेंगे। इन्होंने इक्वल कंट्रीब्यूट किया, ये लोग इक्वल कमाते थे, ये लोग इक्वल काम करते थे, इक्वल मेहनत करते थे। तो सर अब आप इतना बोल रहे हो तो समझ लो ना कि ये जो असेट है, ये दोनों में 50-50% इक्वली बांट दी जाए, और मतलब लॉजिक खत्म करो ना, प्रॉब्लम खत्म करो। और वही होता है, डिसोल्यूशन के बाद जो भी एसेट बचता है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो हुआ वही, ये 1.5 लाख की एसेट, मैं जो बोल रहा हूँ वही हुआ। 1.5 लाख की एसेट थी ना, ये अमर को चली गई और प्रेम को चली गई। सब 1.5 लाख का आधा आधा, 75,000। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम हुआ अभी तक इसमें? क्या आपको कोई समस्या हुई इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में? क्या आपको कोई समस्या है कि 1-1 लाख मिलकर डाला था, 2 लाख हो गए थे, 1.5 लाख का असेट खरीदा, 50,000 का एक्सपेंस हुआ और लॉस हो गया, 1.5 लाख का असेट अभी भी हमारे पास है, तो 1.5 लाख का असेट जो भी है वो डिवाइड कर दिया गया 75,000 दोनों पार्टनर्स में। आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है? आपको नहीं है। एक सेल्स टैक्स ऑफिसर है जिसका पेट दुख रहा है ये ट्रांजैक्शन देख के। एक सेल्स टैक्स ऑफिसर इधर बैठा था, एकदम बाजू में, एसटीओ, उसका कोई कनेक्शन नहीं था इससे। क्या बोलता है पता है? सर मैंने नोट किया कि पार्टनरशिप फर्म से जो असेट है वो 2 लोगों में डिवाइड की जा रही है, एक है अमर और एक है प्रेम। सर दिस इज अ क्लियर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड सर इट शुड बी टैक्सेबल। क्या बोले? वो बोले सर ये तो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि असेट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ से निकल के पार्टनर्स के हाथ में जा रही है, और इसका मतलब ओनरशिप चेंज हो रही है। अगर ओनरशिप चेंज हो रही है तो इट इज लाइक सेल, ऑफ कोर्स ना, सेल हो गया ना। ओनरशिप पहले कोई और पार्टनर था, अब कोई और, मतलब सेल हो गया। और अगर ये सेल हो गया तो इस पर टैक्स लगना चाहिए। अब अमर और प्रेम ऐसा सिर पकड़ के बैठे हैं, ऐसा घूम रहे हैं, ऐसा 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 हो रहा है उनको। बोले साला मेरा ही पैसा, मैंने बिजनेस में लगाया, मेरे को लॉस हुआ, हमने वो हमारा वापस लिया, इसको टैक्स चाहिए। क्या करे, क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? गया अभी सेल्स टैक्स ऑफिसर, बड़ा बेशरम था, बोले तुम दे रहे होंगे टैक्स तो दो, नहीं तो मैं कोर्ट में जाएगा। अमर प्रेम बोले चल इस बार तो देख ही लेते हैं, मतलब बोले अब कितना जाएगा, 1.5 लाख जाएगा ना, चल चल कोर्ट में चल। ये लोग सब मिलके जाते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट में होता यह है, कोर्ट ने सेल्स टैक्स ऑफिसर को बोला, बोले बेटा सेल्स टैक्स ऑफिसर, बेटा नहीं बोला, ऐसा इज्जत से, सेल्स ऑफिसर प्लीज प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, जरा इधर कटघरे में आइए, जरा ऐसा कॉर्नर में। बोले क्या सेल्स टैक्स ऑफिसर, कोर्ट बोल रहा है, मिस्टर सेल्स टैक्स ऑफिसर क्या आपके पास मोबाइल है? सेल्स टैक्स ऑफिसर इधर उधर देखा और बोला है सर, आज की डेट में किसके पास मोबाइल नहीं होता ना, है गरीब के पास छोटा फोन है। अच्छा कहां पर है वो मोबाइल? सर ये क्या मेरे जेब में है। मतलब नहीं नहीं, कौन से जेब में है? सर ये क्या मेरे पैंट के, ये क्या राइट जेब में मेरा मोबाइल है। अच्छा, हाँ सर, मैं क्यों झूठ बोलेगा आपको। अच्छा निकालना, जरा फोन निकालना तुम्हारा। तो निकाला? अच्छा निकाल लिया क्या? कोर्ट ने बोल रहा है, अच्छा निकाल लिया। राइट साइड की जेब से निकाला नहीं। एक काम करना, उसको तू लेफ्ट साइड की जेब में रख ले। क्या कर, उसको ऐसा लेफ्ट साइड की जेब में रख ले। तो बोला अब यार कोर्ट है, अब इतने सारे लोगों के बीच में इतना पढ़ा लिखा जज है, अभी बोल रहा है तो करना पड़ेगा। उसने वो लेफ्ट साइड की जेब में रख दिया। अब उसको जज ने बोला बेटा टैक्स तो नहीं भरा आपने। सर टैक्स मेरा फोन में है, मेरे मतलब सर टैक्स क्यों दूं मैं ये जेब से इधर जेब में? अरे मेरे भाई, जब तूने एक जेब से फोन निकाल के दूसरी जेब में रखा तो तू बोल रहा है टैक्स नहीं देने का। जब मेरी ही प्रॉपर्टी मैंने किसी फर्म में लगाई थी और वही मेरी प्रॉपर्टी में वापस ले रहा हूं तो टैक्स मांग रहा है। और उस वक्त सेल्स टैक्स ऑफिसर को क्लिक हो गया क्या कि सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज चाहिए ना। मेरा ही असेट है जो मैं वहां रख के आया हूं, मेरा ही असेट है जो मैं वापस लेके आ रहा हूं, यहां पे दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी ही नहीं है।
तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनो। और ये रियल केस है, मैं आपको बता रही, जो मैं बोल रहा था ना, गुजरात में देखो, द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, वहां पे बोला है व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द assets of the firm were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it is not a sale. The partners being joint owners of those assets cannot be both buyer and seller. आप खुद ही बायर और खुद ही सेलर, मतलब ऐसा है कि मेरे इस जेब से फोन निकाला, बोला अरे अच्छा फोन है, कितने का है, 10,000 का, एक काम करना 8 में दे रहा है क्या, बोला हाँ ले ले, तो इस हाथ में खरीद लिया और इधर की जेब में रख लिया। अरे ये ऐसे थोड़ी ना ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, समझा ना कैसे। अभी थोड़ा सा मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाया और अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये समझ में आया, दो पार्टीज तो चाहिए, मतलब चाहिए एकदम, मतलब फिक्स कर लो लाइफ में दो पार्टीज चाहिए। फिर सर चलिए आगे चलिए ना सर, कुछ पार्टीज जो है ना उनका इंटेंशन भी बहुत मायने रखता है। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टीज जो भी रहेंगे, या ज्यादा भी पार्टीज हो सकते हैं, अगर अपन अज्यूम करते हैं दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, एक बायर है एक सेलर है, दोनों का जो माइंडसेट है ना वो सेम होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब जब एक पार्टी नंबर 1 बोलता है कि आई वांट टू सेल समथिंग, और पार्टी नंबर 2 बोलता है आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट समथिंग, तो इन दोनों का जो इंटेंशन है ये लीगल होना चाहिए, कोई मजाक में नहीं चल रहा होना चाहिए, है ना, मजाक नहीं चलेगा इधर, एकदम क्लियर। भाई मेरे को ये बेचने का है, वो बोलेगा मेरे को भी खरीदने का इंटरेस्ट है, चल अगर तू मानता है तो अपन बैठ के फाइनल करते हैं। तो ये जो बैठ के फाइनल करते हैं इसका मतलब कि भाई ये लोग बैठेंगे, दोनों देखेंगे, असेट को चेक किया जाएगा, असेट का वैल्यू डिसाइड किया जाएगा, निगोशिएट किया जाएगा, फाइनल प्राइस होगा, एग्रीमेंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसको एनफोर्स करेंगे। Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into contracts. Say for example, जैसे कि आपको मैंने बताया रेनकोट वाला, अगर आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि भाई मैं आपको एक काम कर, तू अभी रुक जा 10 मिनट, मैं बारिश अगर हुई ना तो मैं अभी तुरंत तेरे को ना, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रेनकोट है, मैं तेरे को तुरंत अभी दे दूंगा। आपने बोला पक्का आप आपका रेनकोट मेरे को देंगे, हाँ पक्का, ठीक है, वो रुका, मैं थोड़ी देर बाद अरे छोड़ ना वो मिल नहीं रहा है, मैं नहीं देगा, जान दे, भीगते हुए चले जा तू। बोला नहीं 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 सर, आपने अपनी जबान से अभी जस्ट अभी से 5 मिनट पहले क्या बोला, मैं तेरे को मेरा एक रेनकोट देगा, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, देयर वाज एन ऑफर विच आई एक्सेप्टेड, इट वाज एन एग्रीमेंट, अब तो आपको देना पड़ेगा। मैं बोला बेटा मैं तेरा सर भूल गया क्या, an agreement has to be what, legally enforceable, there must be an intention to make it legal। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको लीगल करने का, और इसको तो लीगल कर भी नहीं सकता, ये तो सोशल है। मैं बोल रहा ना, ये सोशल या डोमेस्टिक टाइप की ये है कि भाई तू भीग रहा था, मैं सोचा कि चल मेरा छाता ले जा, मेरा रेनकोट ले जा, ये सोशल ऑब्लिगेशन है। मैं अगर नहीं देता हूं तो आप मुझे कोर्ट में नहीं खींच सकते। अगर आपको अमेजिंग एग्जांपल चाहिए तो ये नीचे का पढ़ लो। नीचे हुआ क्या है, पति है बेचारा, मिस्टर पति बेल्फोर, क्या है ये, मिस्टर पति है, मैं बहुत डेंजर है एग्जाम्पल्स के मामले में। और ये कौन है फिर, ये मिसेस पत्नी है, ये पति पत्नी हो गया ना फिर। तो सर मिस्टर पति ने क्या बोला कि भाई मैं जा रहा हूं यूएसए, और वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब पत्नी बोलती है कि मुझे भी चलना है यूएसए, पति बोलता है सॉरी नो वीजा, नो वीजा छोड़, बोले तेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है और अब मेरे को ले जाना भी नहीं है, मतलब ले जाना मतलब मेरे को अलाउड नहीं, उधर एक्सपेंस आता था, तू घर पे रहना। तो बेचारी पत्नी बोली ठीक है मेरा भी जॉब है और मेरे पास पासपोर्ट वीजा भी नहीं है, तो मैं घर पे रह लूंगी यहाँ पे, बट अभी फिर मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो पति बोलता है हाँ क्योंकि तुझे अब घर पे रह के काम, मतलब बच्चों का ख्याल व्याल रखना है, चल ठीक है तू जॉब छोड़ दे, मैं तो यूएसए जा रहा हूं, मैं तो कमा ही रहा हूं ना, मैं तो कोई उड़ाऊंगा नहीं, तो एक काम करूंगा ना, मैं देखो हर महीने एवरी मंथ मैं तेरे को एक 30,000 रुपए भेज दिया करूंगा, ठीक है, 30,000 रुपीज पर मंथ मैं तेरे को सेंड करूंगा, ताकि तू अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखे, और मैं जब वापस आएगा तो मतलब पैसा तो आई ना, 30,000 में सब हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉमिस करके पति निकल लिया। अब वहां पे क्या हुआ, पति ने एक महीना पैसा भेजा, दूसरे महीने भेजा, और तीसरे महीने में पति की जॉब चली गई, यूएसए में जॉब चली गई और वो जॉब स्विच कर रहा था, और उस दौरान उसको एक महीने पैसा नहीं आया, तो उसने ये 30,000 वो नहीं बेच पाया।
और पत्नी को आ गया गुस्सा। पत्नी बोली ये कैसा चलेगा, ये तो जाती है, ये तो मतलब गलत है, ऐसे तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। पत्नी गई सीधा कोर्ट, बोलती है मेरा पति नालायक सा मुझे प्रॉमिस करके गया था कि 30,000 रुपए हर मंथ भेजेगा और इस महीने वो भेज नहीं रहा है। कोर्ट ने बोला बेटा द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू मेक इट लीगल। आपका पति आपको बोल के गया, वो तो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन या आउट ऑफ डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन ये बोल के गया है। कल को ये बोल के जाएगा कि मैं तेरे लिए 10 साड़ी लाएगा, परसों बोल के जाएगा मैं तेरे लिए 50 तोले का हार लाएगा। तू हर बार मेरे पास अगर कोर्ट में केस लेके आ गई कि मेरा पति ये नहीं लाया, कल बोला था ये लाएगा, तो ऐसे तो कोर्ट का प्रेशियस टाइम वेस्ट होगा। देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस एनीवेज पेंडिंग इन द कोर्ट। तो बेटा ये नहीं चलता, आप घर जाओ, इट इज नॉट एनफोर्स। बिकॉज यहां पे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये पति पत्नी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, तो वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था ही नहीं, है ही नहीं। क्या ना, अपने पत्नी को पैसे देने का प्रॉमिस, अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाऊंगा ये प्रॉमिस, ये कोई लीगल प्रॉमिस है? तो ये नहीं सर, दो पार्टीज चाहिए और दोनों पार्टीज के बीच में इंटेंशन ऐसा चाहिए कि एक लीगल एग्रीमेंट बनाना है या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है। तो दो चीजें आप आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझी। पहला, दो पार्टी चाहिए, आपने केस लॉ भी पढ़ा उसके लिए, और आपने ये भी पढ़ा कि दोनों पार्टीज के बीच का इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सके, और इसके लिए भी आपने एग्जांपल देखा। अब आते हैं थर्ड पे। जो कोई भी एग्रीमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज की जानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर ए वॉन्ट्स टू सेल हिज हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी। अब ये तो जो बात है ना भाई, एज पर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो मतलब है, यहां पर आप ऐसा होता है कि ये जो भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी है ना, इसको रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, टोकन अमाउंट देना पड़ता है ना, सबको इंटीमेट करना पड़ता है कि मैं ये खरीद रहा हूँ, ये मैं बेच रहा हूँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नोटिस देना पड़ता है कि भाई मैं ये पीस ऑफ लैंड बेच रहा हूँ, किसी को अगर इसमें कोई आपत्ति है तो अभी बता दे, नहीं तो मैं बेच दूंगा, उसके बाद कोई इस पे कोई क्वेरी क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको रजिस्टर करने होता है, या किसी ना किसी की कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो अगर आपका इंटेंशन सच में लीगल बनाना है, तो वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप दो पार्टीज है, सब दोनों पार्टीज का इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, और वो लीगल ऑब्लिगेशन उनको क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, उनको ये लीगल ऑब्लिगेशन को करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो ऐसा होगा, ऐसा देख लेते हैं। तो बोले कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का बहुत अमेजिंग कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे। सर इंश्योरेंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना कभी ओरल नहीं हो पाएगा, ये आप ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखना, बिकॉज इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, अगर लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप बात करो, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि बेटा अगर तू मर गया ना, तो तेरे परिवार को मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस में बोल रहे हो, अगर बेटा तुझे कुछ हो गया तो तेरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मैं उठाऊंगा। आप जनरल इंश्योरेंस बोल रहे हो कि बेटा तेरी मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की, बेटा तेरी गाड़ी जल गई, तेरी गाड़ी चोरी हो गई तो मैं तुझे पैसे दूंगा, तेरा ये प्रोडक्ट जल गया मैं पैसे दूंगा, तेरी शिप डूब गई मैं पैसे दूंगा, तेरा एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया मैं पैसे दूंगा। जब भी आप किसी को कोई लॉस हो, चाहे तो लॉस ऑफ लाइफ हो या लॉस ऑफ मनी हो, उसको भरपाई करने, इंश्योर करने की कोशिश करते हो, इट हैज ऑलवेज इट हैज टू बी अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। ये कंपल्सरी है, कितना भी बड़ा कंपनी हो, कितना भी छोटा कंपनी हो, जब तक आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं होगा, वो फाइनल नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए ये तो फॉर्मेलिटी होगी ना। तो अगर आप किसी के साथ कोई इंश्योरेंस का एग्रीमेंट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको लिख के रखने की कोशिश करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफकोर्स रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटी उसके लिए एक्सपेक्टेड है। समझ रहे हैं आपको ये पॉइंट, कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। आप देख लो ना, यहाँ पे बोला है इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉज विच आर, यहाँ पे बोला है देखो, इन केस ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, जब भी आपको इमोरल प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, ये भी आपको पूरी करनी है। दो पार्टीज चाहिए, दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि इसको लीगल करना है, और जो भी फॉर्मेलिटीज लगती है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, वो भी वो दो पार्टीज करने के लिए तैयार है और वो कर चुके हैं। लास्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। क्या तू मुझे 100 रुपए दे, मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा? बेटा ये क्या मतलब, मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ, क्या है ये, क्या है? तो ऐसे एग्रीमेंट नहीं चलेंगे। दूसरा, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि बेटा ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल। 100 टन ऑयल देगा बोलता है। कौन? ए बोल रहा है बी को, मैं 100 टन ऑयल दूंगा। और पता है क्या बोलना भूल गया? क्या बोलना भूल गया? कौन सा ऑयल?
कौन सा ऑयल भाई? भाई दे एग्रीमेंट बना रहे हो, बोलो तो सही भाई, कौन सा पाम ऑयल दोगे, सनफ्लावर ऑयल दोगे, सोयाबीन ऑयल दोगे, खाने का ऑयल दोगे, लगाने का ऑयल दोगे, करोगे क्या, गाड़ी के अंदर डालने का ऑयल दोगे? अरे कौन सा ऑयल? तो ये जो है ना, ये एग्रीमेंट जो है ये सर्टन नहीं है, वेग एग्रीमेंट है। ऐसा बड़ा अमाउंट है लेकिन वेग है ना, क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि दो पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? और अब कंफ्यूजन से आ गया एक और चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि 100 रुपए दे ताड़े तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा। तो भाई ये जो है ना, ये पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये ऑफकोर्स वैलिड नहीं रहेंगे। तो टू बिकम वैलिड एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल। ठीक है, ये ध्यान देना। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा कुछ नहीं करने का कि जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने का। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज कैन नॉट बी एनफोर्स। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक काम कर, 5,000 रुपए दे, मैं तेरे को जमीन से 10वें फ्लोर पे कूद के बताऊंगा। 10वें फ्लोर से जमीन पे नहीं, जमीन से 10वें फ्लोर पे कूद के बताऊंगा, बिना किसी की हेल्प के, बिना कोई रस्सी के, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं ऐसा ऐसा कैसा अभी के अभी ऐसा जंप मारेगा और 10th फ्लोर पे पहुंचेगा। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? अरे नहीं होगा ना सर, आप भी कुछ भी बातें करते। अरे मैं नहीं, ये बता रहा है, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं। तो एग्रीमेंट के 5 अमेजिंग आपने उधर वाले जो पॉइंट थे वो देख लिए, कौन से कौन से? आपने देखा कि सर दो पार्टीज चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन करने का इंटेंशन चाहिए, और तो और उस लीगल ऑब्लिगेशन को करने के लिए जो सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ते हैं वो फॉर्मेलिटीज उन्होंने किए होने चाहिए। और तो और सर जो भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो सर्टन, जो भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सर्टन होना चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए और वो पॉसिबल भी होना चाहिए। इम्पॉसिबल, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज नॉट वैलिड। तो इतनी सारी चीजें आपने देख ली, ये है अदर साइड। अब अपन आएंगे इंपॉर्टेंट साइड पे जो है सेक्शन नंबर 10। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आप यहां पर देख लो, एक मैंने बहुत अमेजिंग सा गोला बनाया, इसको घुमा के दिखाओ क्या? नहीं घूमता रे, मजाक कर रहा था। कुछ भी मतलब तुम लोग साथ समझ लेते हो नहीं, लेकिन तुम बहुत डेंजर हो यार, मतलब मजा आ गया कल का वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आना, मजा आ गया। चलो भाई लोग, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है यहाँ पे? फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मीनिंग सर्टन होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज आपने कंप्लीट करनी चाहिए, दोनों पार्टीज का कैपेसिटीज होना चाहिए, लॉफुल कंसल्टेशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब इसमें से कुछ चीजें आप देख चुके हो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्चुअली 11 होने चाहिए, बट ठीक है, आपने इसमें से कुछ देख लिया है। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला, ये नहीं, एग्रीमेंट का पॉइंट है। फिर ये आपको बोला सर्टन मीनिंग होना चाहिए, ये भी आप पढ़े हो। पॉसिबिलिटी के बारे में आप पढ़े हो। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करना, ये भी आप पढ़े हो। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, ये आप पढ़े हो। जो बचे हुए आपने नहीं पढ़े हैं वो हम आज अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो है सेक्शन 10 के अंदर। So, according to Section 10 of the Indian Contract Act 1872, the following are the essential elements of a valid contract. जो अभी आप पढ़ने वाले हो ये भी इसेंशियल एलिमेंट्स है, एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये भी इसेंशियल है। और तो और ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, ये इसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 द्वारा दिए गए। तो करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। तो एक बार आप अभी तक की देख लो, हम लोग फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। सुनो ना, मेरे दिमाग में एक अमेजिंग आइडिया आया। अभी तक हमने जितना पढ़ा ना, एक बार आज हम इस यूनिट में, इस लेक्चर में उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम पूरा का पूरा सेक्शन 10 एक साथ स्टार्ट करके पूरा एक साथ एंड करेंगे। तो उसकी उससे वजह से क्या होगा कि आप लोग ये सेक्शन 10 वाले एक साथ और नॉन 10 वाले भी एक साथ और सारे इसेंशियल आप पढ़ लोगे, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी चेक इसमें हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। तो अभी आप लोग इस क्वेश्चंस को आंसर्स करने का कोशिश कर लो, और आपको टाइम यहाँ पे जैसे कि आपको पता है दिया रहेगा। और स्टार्ट करें फिर, रेडी है? मैं वो जो सेक्शन 10 अभी स्टार्ट किया था वो मैं हम अगले लेक्चर में उसको स्टार्ट कर लेंगे। अभी अभी ये क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कर लो। ठीक है, स्टार्ट। इनमें से एक आंसर है, मैंने हिंट दे दिया आपको।
यस, आंसर इज मिनिमम 2। ठीक है ना? 2 पार्टीज हमने पढ़ा था सबसे पहले एसेंशियल। एक पार्टी से अपने जेब में ट्रांजैक्शन ही करने का। और सर वाई नॉट 3 एंड 4? मिनिमम एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, मिनिमम कितने पार्टी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ध्यान से क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, कम ऑन, 14 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। यस सर, आपको हमको सबको पता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, बिकॉज अच्छा रीजन दो भाई, रीजन दो, वाई दिस वाई सी इज द आंसर? बिकॉज सर इट इज नॉट पॉसिबल। सो हमने कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल क्या देखा सर, जो भी चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो पॉसिबल तो होनी चाहिए। क्या आप लोगों के पास वो अनिल कपूर वाली घड़ी है? नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो कोई हम इनविजिबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सर ऑफकोर्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इनवैलिड है। नेक्स्ट, भागो। Again, which of the following is not essential of valid contract? थ्री टू वन, मैरिटल स्टेटस। सर आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा है कि सिंगल लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या शादीशुदा लोग ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कैसे हमारे घर पे सिर्फ माता पिता कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, मैरिटल स्टेटस का कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे कि कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट वो कौन, मतलब ऑफ कोर्स उसमें बार है कि एज कितना होना चाहिए। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे ऐसे नहीं कि 2 साल के बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करके घर आ गए, तो ऑफ कोर्स वो चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन मैरिटल स्टेटस इज नॉट एन इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है अगेन। हाँ, 3 2 1। यस सर, यहाँ पे 3 पार्टीज लिखी है, यहाँ पे बोला है मस्ट बी मेड बिटवीन 3 पार्टीज। सर ऐसा नहीं है, 2 पार्टीज में भी कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियली हो सकता है। इसेंशियल क्या है, 2 पार्टीज, उसके ऊपर कितनी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते आप कि 3 ही होना। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन इसेंशियल, डी। एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? फाइव फोर थ्री टू वन। और यहां पर मैंने गूगली खेली थी, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो लीगल ऑब्जेक्ट लिखा है ये दिस इज इसेंशियल, बट सेक्शन 10 वाले इसमें है, लेकिन टाइमिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें कोई ऐसा लिखा नहीं है कि दिन में करने का, रात में करने का, पहले करने का, बाद में करने का, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो बी इज द आंसर, दिस इज टाइमिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एसेंशियल। अब आप बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया नहीं, आपने वो लीगल ऑब्जेक्ट डाल के कंफ्यूज किया। भाई लेकिन मैंने आपको बताया तो था ना पूरे, देखो पहले के इसमें आपको पढ़ाया भले ही नहीं होगा मैंने, लेकिन यहां पर आपको देखो मैंने लीगल ऑब्जेक्ट बताया था। तो अगर आप उस टाइम सोए नहीं थे, आपके आत्मा आपके शरीर के अंदर थी, तो आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं पे भी आपको टाइमिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है नहीं, है ही नहीं, मन से बनाया मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको आज का मजा आया होगा कि हमने क्या क्या देखा। सर आज हमने ये वाला पार्ट पूरा देख लिया, अगर आप नोट कर रहे हो ये वाला पूरा पार्ट हमने आज देख लिया कि 2 पार्टीज चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो 5 चीजें हमने देख ली। कल जो हम लोग देखने वाले, या जो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले, हम लोग अब जाके देखेंगे ये रिमेनिंग 6, और फिर हम उसके 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल टाइम। और सच में एक और बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ भाई लोग, आप लोग बहुत जबरदस्त हो, बिकॉज आप लोग ने यार बहुत ज्यादा मतलब मेरे को खुश कर दिया है आप लोगों ने, जो रिस्पॉन्स आप देते हो। तो इसीलिए मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग सा मुझे देते हो।
अरे कल के क्वेश्चन दिख गए, बच गया। कल के क्वेश्चन प्लीज कोई चीटिंग ना करे, यहाँ पॉज प्ले करके कल की मजा कल के लिए रहने दो। आज मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो मजा आ रहा है और आप लोगों को मजा आ ही रहा है, आते ही रहा है, आते ही जा रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो के कमेंट में मैं बड़ा एक्टिव रहता हूँ कमेंट पे, मेरे को बड़ा मजा आता है बच्चों को रिस्पॉन्स करने में, और आप लोग वहां पर एक्टिव रहो। और एक लास्ट सूचना, सीए आदर्श जो इतने बोल्ड अक्षर में दिख रहा है, ये आप यूज करके यू कैन गेट 10% ऑफ डायरेक्टली इन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. God bless you all. Stay safe, stay healthy, and see you in our next video.